कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के इस ट्यूटोरियल में जैसे कि आप जानते हो, टाइटल में आपने देखा कि हम पाइथन और एसक्यूएल को यूज़ करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सब कुछ आपको बिगिनिंग से समझाऊंगा और बिल्कुल प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इस ट्यूटोरियल में कनेक्टेड रहें मेरे साथ और साथ ही साथ ट्यूटोरियल को कर दीजिए लाइक। ओके, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम और इस प्रोजेक्ट में 6 जो हैं ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। इन 6 ऑप्शंस को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या कोडिंग लिखनी है पाइथन और एसक्यूएल के लिए, एक एक करके समझाऊंगा। जैसे देखो, पहले ये वाला ऑप्शन है तो इस ऑप्शन के लिए क्या कोडिंग करी है पाइथन में और एसक्यूएल में, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि कोड में क्या लिखा हुआ है हमने। तो जैसे कि आपको पहले ओवरव्यू में दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने जो है वो एसक्यूएल का सर्वर कनेक्ट किया है और उसके बाद मैंने जो है वो फंक्शंस लिखे हैं। 6 फंक्शंस हमारे जो हैं वो हैं इन 6 ऑप्शंस के, जो कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम्स के हैं, और एक फंक्शन है मेन फंक्शन। ठीक है, जो कि हमें अलाउ कर रहा है यूज़र को ऑप्शन देना और यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को, बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। पहले हमको ना एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो पहले मैंने ये सोचा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है। तो डिसाइड किया कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये डिसाइड किया मैंने कि उस प्रोजेक्ट को जो मैं बनाऊंगा, मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा, वो सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ आपको इसी तरीके से सोचना है। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा वो ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। जैसे एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल ऐड करना या एम्प्लॉयज़ की जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको डिस्प्ले करना, न्यू एम्प्लॉय की ऑफिस डिटेल्स ऐड करना, या जो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो डिटेल ऑफिस डिटेल्स हैं उनको डिस्प्ले करना, या कोई न्यू एम्प्लॉय है उसकी सैलरी को एंटर करना, या ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को डिस्प्ले करना। ये मैंने फंक्शनैलिटीज़ डिसाइड कर ली। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बनानी पड़ेंगी 3 टेबल्स। गॉट इट? ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको फॉलो करना, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ। क्लियर? ऑलरेडी जो आप मेरा चैनल चेकआउट करोगे तो और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, लेकिन इस ट्यूटोरियल को पहले ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तो मैंने डिसाइड किया कि पर्सनल डिटेल्स के लिए पर्सनल टेबल होगी, और ऑफिस वाली डिटेल्स के लिए ऑफिस टेबल होगी, और सैलरी वाली डिटेल्स के लिए सैलरी वाली टेबल होगी। ये चीज़ डिसाइड करने के बाद मैंने उन टेबल्स के अंदर क्या क्या कॉलम्स के नेम होंगे ये मैंने डिसाइड किया। ये बिल्कुल बिगनिंग से समझा रहा हूँ। ठीक है, उस जो टेबल्स जो मैं बनाऊंगा एसक्यूएल के अंदर उनमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे ये हमने डिसाइड कर लिया। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख पा रहे हो कि जो ऑफिस टेबल है उसके अंदर जो है वो हमारे कितने कॉलम्स हैं, हमारे 5 कॉलम्स हैं ऑफिस टेबल के अंदर। और जो पर्सनल वाली टेबल है उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। और जो सैलरी वाली जो टेबल हम बनाएंगे एसक्यूएल में उसके अंदर आप देख पा रहे हो कितने कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारे एसक्यूएल की। पाइथन में हम कोडिंग करेंगे, पर पहले जो हम डेटा रीड करेंगे या राइट करवाएंगे उसके लिए हमको एसक्यूएल का सर्वर पहले मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने देखो एसक्यूएल का सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है, डोंट वरी, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एसक्यूएल का सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल और सेटअप किया जाता है वो उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करा, सर्वर इंस्टॉल कर लिया। जब आप सर्वर को ओपन करोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो पासवर्ड हमने डाल दिया। पासवर्ड है, मैंने अपना जो पासवर्ड सेट कर रखा है दैट इज 12345। तो ये सर्वर मेरे पास ओपन होकर आ गया। क्लियर? अब इस सर्वर में मैं आपको दिखाता हूँ कि
मैंने क्या करा, सबसे पहले जो आप ऑलरेडी जानते हो, अगर एसक्यूएल के साथ अगर हमको वर्क करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस बनाना पड़ता है। क्लियर। तो इधर कोडिंग देखो, डेटाबेस का जो नाम, जो मैंने न्यू डेटाबेस जो बनाया था सर्वर में, वो डेटाबेस बनाया था एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बनाया था, है ना। मैं आपको डेटाबेस बना के दिखा देता हूँ, दूसरा डेटाबेस बना के दिखा देता हूँ, वरना जो ओरिजिनल जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, उसके डेटाबेस के साथ मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। बस आपको कोई भी न्यू डेटाबेस बनाना है, मान लो ABCDE इस तरीके से कोई भी नाम देकर आप जो है वो डेटाबेस बना सकते हो। जैसे क्रिएट डेटाबेस ABCDE, इस तरीके से आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। क्लियर। अब जब आप डेटाबेस क्रिएट कर दोगे, अब उस डेटाबेस के अंदर हमको क्या करना है, 3 टेबल्स बनानी है। समझ गए। मेरी जो है वो टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई है, मैं आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ। तो ये 3 टेबल्स बनानी है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। तो अब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। ये तो हो गया एसक्यूएल का साइड। हम बनाएंगे, है ना। ये जो मैंने 3 टेबल्स है मेरे पास, इसके लिए ना, इनको बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। या तो इन टेबल्स को मैं डायरेक्ट एसक्यूएल में कोडिंग करके बना दूं, समझ रहे हैं आप, या तो इन टेबल को मैं डायरेक्ट एसक्यूएल में कोडिंग करके बना दूं, या फिर इन टेबल को मैं कैसे बनाऊं, पाइथन में कोडिंग करके बना दूं। ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस है, मैंने कोडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, देखो आप। ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, ये मैंने MS वर्ड में ऑलरेडी कोडिंग लिखी हुई है। देखो ऑफिस टेबल, जिसमें आपको दिख रहा है कि कितने हमारे कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। तो ऊपर ये देखो, ये मैंने पाइथन की कोडिंग लिखी हुई है। अगर आप पाइथन के जरिए एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, अगर एसक्यूएल में लिखोगे तो बिल्कुल सेम यही कोडिंग आपको क्या करनी है, एसक्यूएल के सर्वर में लिख के एग्जीक्यूट कर देनी है, डेटाबेस क्रिएट और सेलेक्ट करने के बाद। गॉट इट। तो अब इतना ध्यान रखना है, ये तो वो वाली स्क्रिप्ट है, देखो स्क्रिप्ट का नाम देख लो, EMS, है ना। ये तो वो वाली फाइल है जिसमें हम प्रोजेक्ट का काम करेंगे। ठीक है। लेकिन जो सर्वर की टेबल्स का काम है ना, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट करना है, ध्यान रखना, है ना। जैसे मान लो इसमें आप कोडिंग लिख रहे हो अपने प्रोजेक्ट की, तो कुछ नहीं करना, है ना। ये देखो, लेकिन वैसे भी सोचने वाली बात तो ये है कि ये वाला जो कोडिंग है वो आप कब करोगे, जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, एक न्यू फाइल आप लोगे और उस न्यू फाइल में क्या कर लेंगे आप, ये पाइथन के जरिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल यही जो प्रोग्राम है इसको लिख के एग्जीक्यूट कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को समझ लो, एक टेबल बनाना सीख लो, बाकी सारी टेबल्स को बनाने का तरीका तो वही है। क्लियर। देखो ये समझ में आ गया कि भाई अलग अलग फाइल्स में, है ना, एग्जीक्यूट करना है इन टेबल्स को। गॉट इट। जो मेन प्रोजेक्ट है वो तो अलग ही फाइल में लिखना है, और ये वाली जो टेबल्स की कोडिंग है इसको अलग पाइथन की स्क्रिप्ट में लिखना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब सबसे पहले mysql.connector को मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा। अगर आपके कंप्यूटर में mysql कनेक्टर इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, cmd ओपन कर लेना है और उसके बाद पिप इंस्टॉल mysql.connector ये एग्जीक्यूट कर देना है, और जो mysql.connector है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है। मेरे कंप्यूटर में आपको दिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका सिस्टम। तो ये इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद पाइथन की स्क्रिप्ट में इसको इंपोर्ट कर लेना। अब देखो, अब आपको बनाना है क्या, एक वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप डेटाबेस को कनेक्ट करोगे। कनेक्टर का नाम मैंने शॉर्ट में लिया हुआ है ए, तो बिल्कुल ऐसे लिखना है a.connect, होस्ट लिखना है लोकल होस्ट, बिल्कुल ऐसे ही कॉमा लगाना है। यूज़र का नाम आपने, अगर देखो मेरा जो तरीका अगर आपने अपनाया होगा, है ना, अगर आपने कोई यूज़र ऐड किया होगा तो उसका नाम लिख देना, अदरवाइज रूट लिख देना, क्योंकि कई बार क्या होता है यूज़र नेम हम डालते नहीं है और हमको पता नहीं होता है कि जो यूज़र जो है वो क्या लिखना है। तो आप क्या लिख दोगे, रूट। पासवर्ड वो लिख दोगे जो आपने लिखा है। और डेटाबेस, मैंने तो एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस में काम कर रहा हूँ, आप जिस नाम से डेटाबेस बनाएंगे उस डेटाबेस का नाम लिख देना इधर। गॉट इट।
अब इसके बाद देखो, एक वेरिएबल लेना और बिल्कुल ये जो हम टेबल बनाएंगे 5 कॉलम वाली, इसकी क्वेरी लिखनी है। तो देखो, ई कोड, नेम, पोस्ट, ज्वाइनिंग, बेसिक पे, मतलब एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की पोस्ट, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट और एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। गॉट इट। ये 5 कॉलम्स हैं। तो देखो, टेबल बनानी है पाइथन के जरिए एसक्यूएल के अंदर। तो क्रिएट टेबल कमांड दी, टेबल का नाम क्या लिखना है, ऑफिस। गॉट इट। और उसके बाद ब्रैकेट लगाइएगा इस तरीके से, और कॉलम का नाम, कॉलम के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा तो वेरचर, और मैक्सिमम लिमिट मैंने डाल दी है वो 10 कैरेक्टर्स की लिमिट डाल दी है एम्प्लॉय के कोड की। उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा कॉलम का नाम, इसमें भी वेरचर 30 कैरेक्टर लिमिट है। तीसरा कॉलम पोस्ट 20 कैरेक्टर लिमिट, फिर ज्वाइनिंग जिसमें 10 कैरेक्टर लिमिट है ना, ज्वाइनिंग डेट टू आएगी। अब बेसिक पे मतलब सैलरी है ना, तो वो इंटीजर डेटा टाइप की रहेगी, ब्रैकेट क्लोज और ट्रिपल कोट्स में लिखना है। इतना ध्यान रखना है, ये चीज़ मल्टीपल लाइंस में लिख लो इतना। ये एक वेरिएबल में सेव करवाने के बाद हमको कर्सर क्रिएट करना पड़ेगा अगर पाइथन के जरिए कुछ एग्जीक्यूट करवाना है तो। अब एक वेरिएबल लिया जिसमें CON, यहाँ पर जिस वेरिएबल में हमने डेटाबेस को कनेक्ट करा था उस डेटाबेस के वेरिएबल के नाम के साथ कर्सर फंक्शन लगाना है। उसके बाद जिसने हमने कर्सर को बनाया है उस वेरिएबल के साथ एग्जीक्यूट फंक्शन लगा देना है, और जो एसक्यूएल क्वेरी एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में थी वो लिख देना है ना। सिंपली इतना ये प्रोग्राम समझ में आ गया, बहुत ही इजी प्रोग्राम है ना। अब देखो, ये तो मेरा मेन है, इसके मेन वाली फाइल जो है उसमें नहीं लिखना है, दूसरी फाइल लेके उसमें लिख देना इस तरीके से और F5 दबा देना है। मैं हालांकि F5 नहीं दबाऊंगा, है ना। मैं अभी देखो, अभी मैंने आपके सामने दूसरा डेटाबेस बनाया था आपको दिखाने के लिए, मैं उस डेटाबेस के अंदर मैं कर देता हूं, ठीक है। ABCDE डेटाबेस का नाम मैंने चेंज कर दिया, है ना। तो अब मैं जो एग्जीक्यूट कर सकता हूं इस फाइल को, गॉट इट। क्योंकि जो ओरिजिनल जो मेरा डेटाबेस है जिसमें जो प्रोजेक्ट का काम हो रहा है मैं उसमें तो नहीं लिखूंगा, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं छेड़खानी नहीं करना चाहूंगा उसके साथ। तो देखो, ये जो है ये एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो, ये ABCDE डेटाबेस है, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ शो टेबल्स करके। अब देखो, जो टेबल्स हैं वो शो हो जाएंगी। तो ऑफिस नाम की टेबल बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डिस्क्राइब ऑफिस करूँगा तो ऑफिस का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सामने आ जाएगा, DESCRIBEOFFICE। गॉट इट। तो देखो, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ गया। डेटा अभी डाला नहीं है क्योंकि जो डेटा डालेंगे हम वो तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद डालेंगे ना। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, मतलब मेन प्रोजेक्ट की कोडिंग वो तो अभी हम सीखेंगे, है ना। ये आप देखो कि पहले प्रोजेक्ट का जो बेस है, डेटाबेस, वो सेटअप कर रहे हैं अभी हम। गॉट इट। ये सीख लो प्रोजेक्ट भी बनाना, मतलब जो मेन कोडिंग है वो भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। उसमें भी देखो कर्सर और एग्जीक्यूट बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही हमने क्या करा, ऑफिस नाम की टेबल बना ली 5 कॉलम्स की, बिल्कुल। अब ऐसे ही मैंने पर्सनल नाम की टेबल बना ली, है ना, 4 कॉलम्स वाली, जिसमें बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं जैसा हमने ऑफिस टेबल के अंदर लगाया था, है ना। बिल्कुल यहाँ पर वेरिएबल, कर्सर और एग्जीक्यूट, ठीक है। और डेटा टाइप आप देख इजीली आपको पता ही है, नाम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का, सिटी स्ट्रिंग टाइप का, बर्थ डेट स्ट्रिंग टाइप का, फोन नंबर भी हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब एसक्यूएल के जरिए करना चाहते हो तो डायरेक्ट एसक्यूएल के सर्वर में टाइप कर दो इस कोड को। अब ऐसे ही हमने सैलरी नाम की टेबल बना ली जिसके अंदर हमने ये 7 कॉलम्स रखे हुए हैं, क्लियर। और इसमें भी बिल्कुल क्रिएट टेबल सैलरी, एम्प्लॉय कोड वेरचर, नेम वेरचर, ईयर वेरचर, मंथ वेरचर, वर्किंग डेज इंटीजर, फाइनल पे इंटीजर। फाइनल पे का मतलब है, देखो बेसिक सैलरी मान लो किसी एम्प्लॉय की है 40,000 या 50,000, लेकिन वर्किंग डेज मतलब कि उसने कितने दिन काम किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट करेंगे ना। तो फाइनल पे वो फाइनल सैलरी होगी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉय ने हॉलीडेज करी हो, ऑफिस ओपन हुआ हो 25 डेज और एम्प्लॉय जो आया हो वो 20 डेज आया हो, तो 20 डेज के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट करेंगे ना। तो इसलिए फाइनल पे है हमारी सैलरी नाम की टेबल में, गॉट इट। तो इसको भी आप पाइथन के सर्वर में
पाइथन की स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट कर लो या फिर एसक्यूएल के सर्वर में डायरेक्ट ये लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर। मैं आपको अब दिखा देता हूँ जो ओरिजिनल डेटाबेस जो मैंने बनाया हुआ है ना, यूज एम्प्लॉय EMPLOYE, ठीक है, डेटाबेस। अब मैं ओरिजिनल अपना डेटाबेस यूज कर रहा हूँ जिसमें मैंने कोडिंग करी हुई है ना, जो मैंने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी टेबल्स हैं। शो टेबल्स, तो देखो 3 टेबल्स इसमें ऑलरेडी जो है वो हमारी बनी हुई है। आपको भी बनाना आ गया कि आप किस तरीके से जो है वो टेबल्स बना सकते हैं, है ना। मेक श्योर बच्चों कि आप जो है वो पूरा प्रोजेक्ट समझना, बहुत इजी प्रोजेक्ट है। अभी तक मैंने जो समझाया मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। और एसक्यूएल के ऊपर मेरी एक ट्यूटोरियल बनी हुई है, एसक्यूएल इन 1 वीडियो। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, टॉपर जी चैनल पर, या फिर प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने एसक्यूएल नहीं सीखा हुआ है अलग से तो। गॉट इट। तो ये तो था हमारा डेटाबेस की टेबल्स का वर्क। अब देखो, अब ये है हमारी मेन स्क्रिप्ट, ठीक है, जो हमारा है प्रोजेक्ट। इसमें देखो मैंने क्या करा हुआ है, बिल्कुल ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते हो। MySQL कनेक्टर इंपोर्ट करा और कौन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या करा है, डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया है। इतना आपको क्लियर है। अब इसमें आप देखो कि मैंने फंक्शन, पहले ओवरव्यू मैं दे देता हूं आपको। पहला फंक्शन, ठीक है, एक, फिर उसके बाद ये दूसरा फंक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरा फंक्शन, क्योंकि ओवरव्यू देने से और अच्छे से समझ में आता है। चौथा फंक्शन, फिर उसके बाद ये आपका 5वां फंक्शन और ये 6वां फंक्शन, जो कि ऑलरेडी 6 ऑप्शंस जो है वो ये प्रोजेक्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो 6 फंक्शन और एक जो है वो हमारा मेन फंक्शन है, जो कि हमारा जो 6 ऑप्शंस हैं उनको डिस्प्ले करने का और यूजर से चॉइस लेने के काम में आएगा। मेक श्योर बच्चों कि आप ट्यूटोरियल को जरूर लाइक कर दें, ओके। और भी अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। क्लियर। तो अब देखो यहां पर हमने क्या करा हुआ है, पहले मैं आपको मेन फंक्शन समझा देता हूं, क्योंकि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मेन फंक्शन से होगा। क्योंकि आप इतना देख लो, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, फंक्शंस ही तो है ना। यहां पर सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी, देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, है ना, मतलब जो एसक्यूएल का सर्वर है उसका क्या होगा, कनेक्शन हमको मिल जाएगा इस वेरिएबल में। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब इसके बाद ये जितने भी फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। इसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाएगा, सबसे लास्ट वाली लाइन पे। क्लियर। कैसे आएगा, ऑलरेडी वर्किंग विद फंक्शंस आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर सर्च कर लो वर्किंग विद फंक्शन, समझ लो पूरा फंक्शन वाला चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में समझाया हुआ है, ध्यान से समझ लेना। गॉट इट। तो यहां पर जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो आपका कहां से स्टार्ट होगा, इधर वाली लाइन से, क्योंकि ये क्या है, ये एक फंक्शन कॉल है और बाकी के ऊपर क्या है, सारे के सारे फंक्शन डेफिनेशन, है ना। अब देखो यहां पर मेन फंक्शन, आप इंडेंटेशन से ही समझ लो, ये लाइन बिल्कुल कैसे लग के लिखी हुई है ना, यहां से स्टार्ट होगा और यहां से ये भी लग के लिखी हुई है, लेकिन यहां से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज दीज आर फंक्शन डेफिनेशंस। गॉट इट। तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, मतलब पहले तो जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन बना था, उसके बाद जो है प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट हुआ और इसके बाद मेन फंक्शन कॉल हुआ है। नाम तो कुछ भी रख सकता था मैं यहाँ पे, ADFM, ठीक है, कुछ भी हम जो है वो नाम रख सकते थे। और उसके बाद मेन फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रिपल कोट के साथ ऐसे लिखना है और बिल्कुल इस तरीके से लिखना है ताकि जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले अच्छा रिसीव हो, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल, है ना। तो इतना हमने लिखा, मतलब हम यूजर को 6 ऑप्शन दे रहे हैं, ये 6 ऑप्शन ऑलरेडी आप जानते हैं। फिर अब देखो चॉइस नाम के वेरिएबल में यूजर क्या करेगा, एंटर टास्क नंबर, देखो है ना, टास्क नंबर यूजर जो है वो एंटर करवा देगा। 1 करवाना है, मतलब न्यू एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड करनी है या डिस्प्ले करनी है ना, न्यू एम्प्लॉय की ऑफिस डिटेल्स या ऐड करनी है या डिस्प्ले करनी है, सैलरी डिटेल्स ऐड करनी है या डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो टास्क नंबर यूजर एंटर कर देगा 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक। तो देखो अगर 1 एंटर करेगा तो 1 पर क्या दे रखा है, ऐड न्यू एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स। तो
एन पर्सनल वाला फंक्शन कॉल होगा और उसका एग्जीक्यूशन होगा। उस अगर यूजर 2 एंटर करता है तो क्या होगा, पर्सनल फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, डिस्प्ले करने वाला। 3 एंटर करता है तो ऐड न्यू एम्प्लॉय ऑफिस डिटेल्स वाला फंक्शन कॉल होगा, है ना। ये और ये 6 फंक्शन मैंने ऊपर बना ही रखे हैं, आप इनको जानते हैं, है ना। इनको बस आपको अभी इनके अंदर का कोडिंग है वो भी हम समझ लेंगे। गॉट इट। 4 एंटर करेगा तो ऑफिस फंक्शन, 5 एंटर करेगा तो एन सैलरी फंक्शन, 6 एंटर करेगा तो सैलरी फंक्शन। और अगर इनमें से कुछ और एंटर नहीं करता तो एल्स वाले पार्ट पर तो जाएगा ही प्रोग्राम। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, है ना, तो रॉन्ग चॉइस एंटर हो जाएगा। क्लियर। और ये क्या है, ट्रू है, मतलब कि ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा जितनी बार भी हम, जैसे मान लो यूजर ने 1 एंटर करा, है ना, 1 एंटर करने के बाद क्या होगा, ठीक है, जो 1 एंटर करने के बाद ऐड न्यू एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स, है ना, तो ये यहां पर कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी लाइंस लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं अलग, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 4 मैं एंटर करके दिखा दूँ, एम्प्लॉय का नाम एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम हमने एंटर कर दिया अमन, ठीक है। एम्प्लॉय की सिटी नेम हमने एंटर कर दी मुंबई, और एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर देते हैं 12/09 और 2005, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और एम्प्लॉय का फोन नंबर हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, ये जो है ये देखो, ये इतना, ये जो एग्जीक्यूट हुआ है ये एन पर्सनल फंक्शन का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। क्लियर है। ये जो एग्जीक्यूट हुआ है ये एन पर्सनल फंक्शन का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, जहां पे अभी हम पहुंच रहे हैं, पहले इसको अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर। अब देखो जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ऑटोमेटिकली फिर से यही जो विंडो है वो ओपन होकर आ गई, ऑटोमेटिकली यही विंडो ओपन होकर आ गई। कैसे आ रही है, क्योंकि ये ऊपर के जो 6 फंक्शन है, जो 6 फंक्शनैलिटीज हमको दे रहे हैं, इन 6 फंक्शन के लास्ट में जब ये फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं तो मैंने इन 6 के 6 फंक्शंस के लास्ट में मेन फंक्शन को कॉल करा है। क्लियर। इन 6 के 6 फंक्शंस के लास्ट में मेन फंक्शन को मैंने कॉल करा हुआ है, ताकि यूजर मान लो 6 फंक्शनैलिटीज हैं, उन 6 फंक्शनैलिटीज में से किसी भी फंक्शनैलिटी को यूज कर ले, जब वो यूज हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो, मेन फंक्शन फिर से कॉल हो जाए, है ना। तो प्रोग्राम वापस मेन फंक्शन पे आ जाएगा, फिर यूजर से पूछा जाएगा कि अब आप कौन सा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना स्टूडेंट। तो इसी बात पे ना लाइक कर दो। और एक सजेशन और अगर आप फास्ट पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो एक सॉफ्टवेयर है काइट, जिसको मैं खुद यूज कर रहा हूँ। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ना आपको पाइथन का कोड जो है वो सजेस्ट करता है। इसको ना आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है काइट का, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोडिंग असिस्टेंट है, जो कि आप किस तरीके से वर्क करते हो ये पहचान लेता है और आपको कोड सजेस्ट करता है। तो मेक श्योर कि आप इसको डाउनलोड करके ट्राई करें। पाईचार्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी वहां पे जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे ना तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा उस विंडो में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर के साथ ये यूज हो सकता है। गॉट इट। और वैसे तो पाईचार्म में ही वर्क करना चाहिए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है पाईचार्म, ठीक है। या फिर एनाकोंडा का जो नोटबुक है उसमें भी आप यूज कर सकते हो इसको। मेक श्योर कि आप इसे ट्राई जरूर करें। ओके, तो इतना अभी आपको समझ में आ गया कि हर फंक्शन के लास्ट में मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया है, ताकि इन फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है, जब ये फंक्शन अपना टास्क करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो कि मेन फंक्शन पर प्रोग्राम आ जाए, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है इसको जब जितना यूजर चाहे उतना टास्क एंटर करवा सकता है। क्लियर। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कोडिंग करी हुई है। अब देखो, अब बात आ जाती है कि हमने सारी चीजें समझ ली कि हमारे इस प्रोजेक्ट में कितनी टेबल्स हैं एसक्यूएल में, डेटाबेस का क्या नाम है, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करा हमने पाइथन में, टेबल्स किस तरीके से बनाई ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। मेन फंक्शन आपने समझ लिया कि मेन फंक्शन में क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं और किस तरीके से हर एक जो फंक्शनैलिटी है
उसको कॉल किया जा रहा है। ये आपने समझ लिया, गॉट इट। अब इसके बाद देखो, अब बात आती है हमारे इन 6 के 6 फंक्शंस की। पहला फंक्शन है एन पर्सनल। ये क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स को ऐड कराना। मतलब कोई न्यू एम्प्लॉय आया है, उसकी पर्सनल डिटेल्स को एंटर कराना। अब यूजर मान लो 1 एंटर कर देगा, है ना, तो 1 एंटर करने पर एन पर्सनल वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 4 वेरिएबल्स लिए हुए हैं मैंने, एन सी डी पी, ठीक है, जिसमें मैंने एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सिटी नेम, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर इनपुट फंक्शन के जरिए लिया हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो एसक्यूएल का जब हमने डेटा टेबल्स बना रहे थे तो हमने वैरकैर टाइप डाला था इसमें, याद है आपको, मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो वैरकैर मतलब स्ट्रिंग टाइप हमने डाला था। पर्सनल वाली टेबल है देखो, है ना, चारों में जो है वो वैरकैर है ना। तो इनपुट फंक्शन के जरिए एंटर ले लेंगे हम। अब देखो, एक हमको क्या बना लेनी है, ट्यूपल बना लेनी है, डेटा नाम की ट्यूपल, जिसमें इन चारों वेरिएबल्स को रख देना है। ट्यूपल बन गई, है ना। फिर एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमें एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है, जिससे कि हम जो हमने एसक्यूएल का जो डेटाबेस है, जो हमने कनेक्शन लिया है डेटाबेस का ना ऊपर वाले वेरिएबल में, उस वेरिएबल के को यूज करके हम एग्जीक्यूट करवा सकें। ऑलरेडी ये आप ऑलरेडी कर्सर एग्जीक्यूट ये आप ऑलरेडी अभी देख चुके हो जब हमने टेबल्स बना रहे थे पाइथन के जरिए, है ना। तो इंसर्ट इनटू, ये तो कमांड है। पर्सनल जो है वो टेबल का नाम है ऑलरेडी। अब आप कहो कि पर्सनल मेरे को कैसे पता टेबल का नाम, तो यही तो चीज़ है, आपको खुद पता है कि हमने जो है वो 3 टेबल्स बनाई हैं। पर्सनल डेटा, ऑफिस वाले में ऑफिस से रिलेटेड डेटा, सैलरी में सैलरी से रिलेटेड डेटा। गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी मैंने आपको पहले ओवरव्यू समझाया था। गॉट इट। तो हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू पर्सनल, टेबल का नाम, अब वैल्यूज, और इस तरीके से एक ट्यूपल रखनी है। और ऑलरेडी आप जानते हो 4 वैल्यूज हम एंटर करवाएंगे पर्सनल टेबल में। तो परसेंटेज कॉमा लगाकर और कोड से इस तरीके से रख देना है। अब आप जानते हो कि जब हम पाइथन में एसक्यूएल के अंदर कुछ डालते हैं तो कर्सर बनाते हैं पहले, और जो डेटाबेस का कनेक्शन है उस वेरिएबल के साथ हमने कर्सर फंक्शन लगाया और न्यू वेरिएबल बनाया। जो न्यू वेरिएबल है उसमें करवाएंगे हम एग्जीक्यूट। अब एसक्यूएल क्वेरी रख दी। अब एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जो डेटा जाएगा वो डेटा, है ना, इस वेरिएबल में सेव है, तो कॉमा लगाकर ये लिख दिया। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है अभी तक, मैं जानता हूँ, बहुत इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद अब जब हम कुछ राइट करवाते हैं ना एसक्यूएल के अंदर, समझ लो डेटाबेस में कुछ राइट करवाते हैं ना पाइथन के जरिए, तो कॉमेट फंक्शन लगाना पड़ता है ना, कनेक्शन वाले वेरिएबल के साथ जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन। गॉट इट। अब यहाँ पर कॉम.कॉमेट लगा दिया। अब ये जब भी यूजर रन करेगा इस प्रोग्राम को, और रन करने के बाद 1 एंटर कर दिया, टास्क नंबर 1, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा टास्क नंबर 1, तो ये 4 चीज़ें यूज़र से मांग ली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर यूज़र से ये जो 4 मैंने लिखी हुई है कोडिंग, 4 चीज़ें मांगने के बाद, है ना, ये इसमें वेरिएबल में स्टोर, एसक्यूएल में ये दिया हुआ है, और एग्जीक्यूट हो जाएगा कर्सर क्रिएट करने के बाद, जो अभी हमने समझा है। और जैसे ही ये बिल्कुल बिना किसी एरर के अगर हो जाता है तो डाटा एंटर सक्सेसफुली प्रिंट होकर आ जाएगा, है ना, सक्सेसफुली प्रिंट होकर आ जाएगा। और क्या होगा, मेन फंक्शन पर वापस प्रोग्राम जंप कर जाएगा। तभी मैंने हर इन 6 फंक्शनैलिटीज के एंड में मैंने क्या रखा हुआ है, मेन फंक्शन रखा हुआ है, ताकि ये जब हो जाए उसके बाद वापस मेन फंक्शन पे आ जाए प्रोग्राम। गॉट इट। फ्री यूजर के पास ऑप्शन है कि यूजर क्या करना चाहता है। तो अभी आपने देखा कि मैंने अमन की डिटेल्स जो है वो मैंने ऐड करी हैं। तो ये पहला फंक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। एंड पर्सनल, एक नए एम्प्लॉय की डिटेल्स को ऐड करना, पर्सनल डिटेल्स को ऐड करना। मैं आपको एसक्यूएल के सर्वर में चेक करके दिखा देता हूँ, है ना, या फिर यहीं पर ही अभी हम देख लेते हैं पर्सनल वाला, ठीक है। तो सेकंड वाली जो फंक्शनैलिटीज है, वो सेकंड क्या फंक्शनल हमको प्रोवाइड कर रहा है ये प्रोजेक्ट, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स को चेक करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डिटेल्स को चेक करना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं
कि जो एसक्यूएल का डेटाबेस है उस डेटाबेस में से डेटा फैच कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, है ना, कुछ नया राइट नहीं करवा रहे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, पर्सनल फंक्शन नाम दिया और वेरिएबल लिया, एसक्यूएल की क्वेरी दी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल। स्टार का मतलब है सारी रोज और सारे के सारे कॉलम्स। गॉट इट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, क्योंकि पर्सनल टेबल में है पर्सनल डिटेल्स। और सेकंड, अगर यूजर एंटर कर रहा है तो ये यूजर यही तो देखना चाहता है कि एम्प्लॉयज की पर्सनल डिटेल्स क्या है ना। सेकंड पर देखो यूजर एंटर करेगा तो पर्सनल फंक्शन कॉल होगा, सेकंड फंक्शन है ये हमारे प्रोजेक्ट का। तो ये एसक्यूएल की क्वेरी हमने स्टोर कर ली एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में। उसके बाद कर्सर बनाया, ऑलरेडी ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा कि जब हम एसक्यूएल और पाइथन के साथ वर्क करते हैं तो पहले कर्सर बनाना पड़ता है। गॉट इट। और कर्सर कौन किसके साथ बनता है, उस वेरिएबल के साथ बनता है जिसमें डेटाबेस का क्या है, कनेक्शन है। गॉट इट। तो कौन डॉट कर्सर हमने बना लिया। उसके बाद अब जो कर्सर है उसके साथ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, अब जो कर्सर है उसके साथ एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट। यहां पर ये देखो सी डॉट एग्जीक्यूट और एसक्यूएल ये हमने लिखा हुआ। अब ज़्यादा जो है ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टफ है, लेकिन बिलीव मी, है ना, जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा टफ है, लेकिन जब आप एक बार लिख लोगे ना, है ना, या फिर आप पूरा एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लोगे बहुत इजी लगने लगेगा। लेकिन ये मेरी गारंटी है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मुझसे सीखते हैं उनको तो ये पहली बार में ये ईजी लग रहा होगा, है ना, तो मेरी गारंटी है। तो अब देखो सी डॉट एग्जीक्यूट हमने लिखा और एसक्यूएल जो क्वेरी थी वो हमने इसमें लगा दी। अब मैंने देखो फैच ऑल फंक्शन लगाया है कर्सर के साथ, फैच ऑल फंक्शन लगाया है कर्सर के साथ। मीनिंग ये है कि जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल है, इसका काम क्या है, पर्सनल टेबल के अंदर जितनी भी रोज एंड कॉलम्स है उसको फैच कर लेना। फैच ऑल का मीनिंग है सारी की सारी रोज को फैच कर देना और डी नाम के वेरिएबल में डाल देना। गॉट इट। अब डी नाम के वेरिएबल में मैंने लगा दी है लूपिंग, ट्रावर्सिंग कर ली है। तो इसके जरिए क्या होगा कि आई के अंदर एक एक रो आ जाएगी और सारी रोज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, और वापस मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसको चलो एग्जीक्यूट करते हैं। अब जो है वो सेकंड नंबर का टास्क जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो ऑटोमेटिकली जितनी रोज थी 5 रोज है ना, तो 5 रोज एक एक करके एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, 5 रोज एक एक करके यहां पर एग्जीक्यूट हो चुकी, नो कंफ्यूजन। ओके, ठीक है। अब ये देखो कि पर्सनल डिटेल्स वाला कॉलम आपको समझ में आ गया, यानी कि ऊपर की जो 2 फंक्शनैलिटीज हैं वो आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब थर्ड एंड फोर्थ वाली जो फंक्शनैलिटीज हैं इनमें क्या दे रखा है कि एम्प्लॉय की, है ना, ऑफिस डिटेल्स ऐड करना या फिर एम्प्लॉयज की ऑफिस डिटेल्स को डिस्प्ले करना। तो वही थर्ड वाला देखो मैंने यहाँ पर कितने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, 5 वेरिएबल, जिसमें एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट, ज्वाइनिंग डेट और असाइंड सैलरी, मतलब कि जो बेसिक सैलरी है ना, वो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। और सेम वही काम किया है, डेटा वेरिएबल बनाया, इंसर्ट इनटू ऑफिस वैल्यूज 5% लिख दिए, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट बनाया, कॉमिट, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, वापस मेन फंक्शन कॉल कर लिया। डेटा एंटर करने के बाद बिल्कुल सेम यही काम एन पर्सनल में हमने किया था। गॉट इट। अब इसके जरिए क्या होगा, मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तीसरा वाला टास्क, एम्प्लॉय का कोड। अब एम्प्लॉय का कोड मान लो कुछ भी कोड रख सकते हैं हम, 12 रख दिया। एम्प्लॉय का नेम जो है देखो कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे यहाँ पर, अमन नाम का जो एम्प्लॉय है वो हमने न्यू अभी ऐड करा है ना, तो अमन को कोड दे देते हैं 12। पोस्ट रख देते हैं मैनेजर, ओके। और ज्वाइनिंग डेट हमने क्या रखी है यहाँ पर, अच्छा ये जो पर्सनल टेबल है, पर्सनल टेबल का ही तो डेटा है, तो ये तो बर्थ डेट है। ज्वाइनिंग डेट हम रख देते हैं 10। स्टार्टिंग से देख लेना, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं मेक श्योर कि बच्चों स्टार्टिंग से देखना। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट मैंने ये समझाया है, ओवरव्यू देकर बिल्कुल बेसिक से। और ज्वाइनिंग डेट हम यहाँ पर बना देते हैं 10/10/2023।
20। ठीक है, ये ज्वाइनिंग डेट हो गई। असाइन सैलरी हम बोल देते हैं 50,000। गॉट इट। तो ये जो है ये एम्प्लॉय की पर्सनल ऑफिस डिटेल्स हमने ऐड करवा दी। जब यूजर 3 एंटर करेगा तब। अब क्या हो कि यूजर 4 एंटर कर दे, है ना। जब यूजर 4 एंटर करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऑफिस वाला फंक्शन, जो कि एम्प्लॉयज की ऑफिस डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। बिल्कुल ये जो ऑफिस फंक्शन है ये पर्सनल वाले फंक्शन की तरह ही है, बस पर्सनल फंक्शन पर्सनल डिटेल्स शो कर रहा था, ऑफिस वाला फंक्शन ऑफिस डिटेल्स शो करेगा। कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट करा, फैच ऑल, ट्रावर्सिंग करा डी के अंदर और प्रिंट करवा लिया एक एक करके, मेन फंक्शन कॉल करा। गॉट इट। तो देखो 4 हमने एंटर करा, तो देखो 2 एम्प्लॉयज हैं जिनकी अभी हमारी ऑफिस डिटेल्स एंटर हुई हैं, एक जगन की और एक अमन की। बट जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो 5 एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, पर्सनल डिटेल्स वाले 5 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, और जो ऑफिस डिटेल्स जिनकी अपडेट हो चुकी हैं वो है हमारे 2 एम्प्लॉयज। बाकी की हो सकता है पेंडिंग हो, है ना। ये तो प्रोजेक्ट तो हम बना रहे हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, पेंडिंग का जो मैं बता रहा हूँ आप समझ गए ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोबारा से रन करके और जो बाकी के 3 बचे हुए एम्प्लॉयज हैं इनकी ऑफिस डिटेल्स भी डाल दो। समझ गए ना मेरी बात को आप, है ना। तो ये ऊपर के 4 फंक्शन आपको क्लियर हो गए। गॉट इट। अब बचे हमारे 2 और फंक्शन। हमारा बचा एन सैलरी वाला फंक्शन और सैलरी वाला फंक्शन। एन सैलरी वाला फंक्शन समझ लो ध्यान से, है ना, क्योंकि एन सैलरी के जरिए हम क्या कर रहे हैं, जो करंट मंथ है ना, उसकी जो हम सैलरी अपडेट करवाएंगे। तो मेक श्योर इसको आप ध्यान से समझो। अब देखो जब यूजर एंटर कर देगा 5, तो 5 में क्या दे रखा है, सैलरी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, मतलब मंथ की जो सैलरी है वो एंटर करना। ठीक है, अब फंक्शन ये कॉल हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का कोड ले लिया। अब एम्प्लॉय का कोड लेने के बाद अब यहाँ पर आप देख लो मैंने क्या करा हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है ना, वी नाम का, जिसमें मैंने एक ट्यूपल ली हुई है और इस ट्यूपल में ईसी मतलब एम्प्लॉय का कोड डाला हुआ है। अब ये मैंने इसलिए करा है ताकि आप ऑलरेडी जानते हो कि मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉय की जो फाइनल सैलरी है, एम्प्लॉय की जो फाइनल सैलरी है वो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि बेसिक सैलरी जो है वो हमारी कौन से वाली टेबल में, बेसिक सैलरी है हमारी एम्प्लॉय के ऑफिस वाली टेबल में। 3 ही तो टेबल है, पर्सनल टेबल, ऑफिस टेबल और सैलरी टेबल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑफिस वाली टेबल में से, है ना, जिस एम्प्लॉय की मैं सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ऑफिस वाली टेबल में से उस एम्प्लॉय की सैलरी मेरे को निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक एसक्यूएल वेरिएबल लिया और सेलेक्ट बेसिक पे, है ना। बेसिक पे क्या है, यहाँ पर बेसिक पे है हमारा कॉलम का नाम। देखो हमारी जो ऑफिस वाली जो टेबल है, देखो ये रही ऑफिस वाली टेबल है, और इधर मैंने ऊपर देखो डिस्क्राइब ऑफिस लिखा हुआ है। 5 कॉलम है ना हमारी ऑफिस वाली टेबल में, बेसिक पे वाला कॉलम है ना। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिस। तो देखो 2 ही एम्प्लॉयज हैं जिनकी जो है वो बेसिक पे वाली ऑफिस वाली डिटेल्स अपडेटेड है ना। तो इनकी मेरे को क्या चाहिए होगी, मान लो मैं जैसे जगन की सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे को जगन की बेसिक पे चाहिए होगी, है ना। तो मैंने यहां पर क्या करा हुआ है, सेलेक्ट बेसिक पे फ्रॉम ऑफिस, क्लियर। जहां पर जो कोड है वो %s है, जो कि हमारा वी के अंदर स्टोर है, और वी के अंदर ट्यूपल है जिसमें ईसी है, ईसी के अंदर एम्प्लॉय का कोड है। कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट करा, एसक्यूएल और वी को डाला। ध्यान रखना जो कोड है वो ऐसे ही लिखना है ना, अदरवाइज एरर आ सकता है। गॉट इट। और ऑलरेडी आप जानते हो एक ही रो आएगी, और एक ही रो का क्या, एक ही पहली मतलब जो रो है उसका एक ही कॉलम आएगा, है ना। तो फैच 1 मैंने लगा दिया, BS मतलब बेसिक सैलरी वाला वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। अब देखो ये तो 5 जो डेटा है, नेम, ईयर, मंथ, वर्किंग डेज मंथ के, और टोटल डेज कितने हैं वो हमने यूजर से ले लिए। जो
नेम ईयर मंथ है वो मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिया है इनपुट करके, और जो वर्किंग डेज और टोटल डेज है वो इंट टाइप का लिया है। अब यहाँ पर क्या करा है, अब जो बी एस है, ठीक है, जो बी एस है वो हमारा किस तरीके का आएगा, ठीक है, वो हमारा बनेगा एक सीक्वेंस टाइप का, जिसमें कि जीरो वाले इंडेक्स पर जो है वो हमारी सैलरी होगी, जिसमें जीरो वाले इंडेक्स पर हमारी सैलरी होगी। सीक्वेंस मतलब ट्यूपल वाला बनकर आएगा वापस। बी एस जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या होगा कि देखो ये जो है ना 30,000 या 50,000 बेसिक पे हम जो ले रहे हैं ना, ये एक ट्यूपल बन के आएगा। गॉट इट? तो उसके जीरो वाले इंडेक्स पर होगी हमारी सैलरी, ओके, बेसिक पे। तो मैंने यहाँ पे बी एस जीरो ये करा और डिवाइड कर दिया टोटल डेज से, मल्टीप्लाई कर दिया वर्किंग डेज से। बहुत इजी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना भाई। फाइनल पे हम फाइनल सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी जो सैलरी है मान लो 30,000 है, तो 30,000 को हम मान लो टोटल डेज कितने हैं, मान लो 30 दिन है, उसे डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल के आ गई। अब कितने दिन काम किया, मान लो 20 दिन काम किया है, तो उतनी बार मल्टीप्लाई करवा दो, तो टोटल फाइनल पे जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये जो 6 वेरिएबल्स हैं वो मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में डाल दिए। डालने के बाद मैंने एसक्यूएल एक न्यू वेरिएबल बनाया, फिर से इंसर्ट इनटू सैलरी वैल्यूज, और 6 बार यहाँ पर परसेंटेज लिखा, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट करा, कॉमिट करा, डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली, मेन फंक्शन कॉल हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर के जो फंक्शंस हैं, है ना, एन ऑफिस और एन पर्सनल, बिल्कुल वही वाले कॉन्सेप्ट हैं। बस जो है कंफ्यूजन कहाँ लगी होगी थोड़ी सी, जो हमने एसक्यूएल में से एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, जो एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो कैसे एग्जीक्यूट करी है, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी आपको लगी होगी कंफ्यूजन सी, लेकिन वो भी मैंने समझाया है तो समझ में आया है आपको। गॉट इट? तो चलो इसी बात पे ना जल्दी से लाइक कर दो बच्चों ट्यूटोरियल को, और शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करे रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिक सैलरी कैसे ली मैंने, एम्प्लॉय का कोड पहले ले लिया, वेरिएबल बनाया वी नाम का, जिसमें मैंने ट्यूपल रख दी, है ना, ईसी एक ट्यूपल बना दी। ईसी वेरिएबल रखने के बाद सिंगल वैल्यू वाली ट्यूपल, जो कि वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है। फिर सेलेक्ट बेसिक पे फ्रॉम ऑफिस वेयर ई कोड इक्वल टू परसेंटेज। एसक्यूएल की क्वेरी है, एसक्यूएल आपने समझ रखी है मुझसे, है ना। कर्सर एग्जीक्यूट फैच वन, बीएस के अंदर एक ट्यूपल स्टोर हो जाएगी। बीएस के अंदर ना देखो इस तरीके से एक ट्यूपल स्टोर हो जाएगी। मान लो एम्प्लॉय का कोड हमने क्या दिया है, एम्प्लॉय का कोड यूजर ने एंटर कर दिया, है ना, 1 एंटर कर दिया, तो सैलरी कितनी आएगी, 30,000। तो जो बीएस जो वेरिएबल होगा ना उसके अंदर इस तरीके से हो जाएगा, डेटा इस तरीके से आ जाएगा। तो अब जीरो वाले इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर BS 0 लिखा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपने मेरे बिगनिंग के पाइथन के ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं, पाइथन रिवीजन टूर वाले, तो आपको पूरा बेसिक ही आता होगा, है ना। फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपने समझ रखा है वर्किंग विद फंक्शन वाले ट्यूटोरियल में। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम एक एम्प्लॉय की जो फाइनल सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको 5वीं फंक्शनैलिटीज़ एग्जीक्यूट करके। तो टास्क नंबर है 5, है ना। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि किस किस एम्प्लॉय की फाइनल सैलरी जो है कैलकुलेट हो चुकी है सैलरी वाली टेबल में से, है ना। तो जगन की सैलरी अपडेटेड है बस, है ना, नवंबर मंथ की। अमन की सैलरी हम चेक कर लेते हैं, अमन की सैलरी अपडेट करवा देते हैं। तो अमन का कोड क्या है, अमन का कोड है 12, ठीक है, अमन का कोड है 12। अब एक चीज़ आप जानते हो, जब किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स अपडेट हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है पहले उसकी जो है पर्सनल डिटेल्स ऐड करी जाएंगी, फिर साथ ही साथ उसकी ऑफिस डिटेल्स, फिर हर महीने के एंड में सैलरी डिटेल्स अपडेट करी जाएंगी। तो जो उसका एम्प्लॉय कोड है ये सारा तो पता होना चाहिए, ये तो तभी तो अपडेट करेंगे, है ना। तो उसके बाद हाँ यहाँ पर आ जाते हैं वापस। एम्प्लॉय का कोड 12 है, ऑलरेडी पहले भी हम ये चेक कर चुके हैं, तो 12 लिख दिया। अब ऑलरेडी 50,000 जो है वो
सेलेक्ट होकर आ जाएगा। एम्प्लॉय का नाम है अमन, गॉट इट। ईयर है दैट इज 2020, मंथ हमने ले लिया नवंबर। अरे एंटर दब गया मुझसे गलती से, वर्किंग डेज एंटर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। F5 दबाया और हमको क्या करना है, जो एम्प्लॉय है अमन, ईयर हमने लिखा 2020 नवंबर, ठीक है। वर्किंग डेज मान लो कितने दिन काम किया है, मान लो 15 डेज काम किया है, ठीक है। टोटल डेज थे 30, है ना। तो डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, मतलब 30 दिन काम किया है और वर्किंग डेज थे कितने, आई मीन 30 दिन ऑफिस खुला था, 15 दिन काम किया है, गॉट इट। टोटल डेज वर्किंग डेज, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना बिल्कुल भी। अब देखो कि अमन की सैलरी जो है वो ऑलरेडी क्या हुई होगी, अपडेट हो गई होगी यहाँ पर। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो अमन की सैलरी यहाँ पर अपडेट होकर आ चुकी है। कितनी सैलरी हो गई है अमन की, 25,000 है नवंबर मंथ की, गॉट इट। 2020 नवंबर की जो फाइनल पे है, फाइनल सैलरी जो है वो 25,000 है। हालांकि जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है अमन की, वो 50,000 है, जो कि आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो गया, है ना। तभी मैंने जो टोटल डेज हैं वो मैंने लिए थे 30 और जो वर्किंग डेज थे टोटल वो मैंने लिए थे 15, गॉट इट। इसी वजह से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एम्प्लॉयज़ की हम क्या कर लेते हैं, जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लेते हैं, है ना। आई मीन सैलरी वाली डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 ही एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो सैलरी वाली डिटेल्स हैं वो अपडेटेड है नवंबर मंथ की। बाकी के ऊपर के जो 3 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनकी अपडेटेड नहीं है। पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी आप जानते हो, 5 एम्प्लॉयज़ हैं पर्सनल डिटेल्स में, ठीक है। गौरव, अमित, रोहित, इनकी सैलरी डिटेल्स अपडेट नहीं करी है, ना ही इनके ऑफिस डिटेल्स हैं, वो तो अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है, चलो मैं आपको एक अपडेट करके दिखा देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना होने लगे, कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कुछ भी एक पॉइंट भी ऐसा रहे जिसमें आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहे। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। तो पर्सनल डिटेल्स तो ऑलरेडी एडेड है, हम जो है वो ऑफिस डिटेल्स ऐड कर देते हैं, है ना। तो किसकी ऑफिस डिटेल्स ऐड करनी है हमको, अब गौरव की ऑफिस डिटेल्स हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। गौरव इज फ्रॉम आगरा, इसको कोड दे देते हैं हम 2, ठीक है। और नेम है गौरव, ठीक है। पोस्ट हम लिख देते हैं मैनेजर, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट हम लिख देते हैं 20/10/2010, ठीक है। असाइन सैलरी हम लिख देते हैं 40,000, गॉट इट। तो अब देखो ऑफिस वाली टेबल में गौरव की डिटेल्स आ चुकी हैं एसक्यूएल के सर्वर में, जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है बच्चों प्रोजेक्ट में, बहुत इजी प्रोजेक्ट है ना। मेक श्योर कि लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। आप इसी प्रोजेक्ट को जैसे जैसे आपको कोडिंग आपको दिख रही है ना, वो कोडिंग मैं अभी आपको लास्ट में पूरी दिखा दूंगा, आप उससे जो है वो लिख सकते हो। और मैं तो पहले यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है वो क्या करें, पहले खुद बनाए ये प्रोजेक्ट, जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको बना के दिखाया ना, बिल्कुल आप खुद इस प्रोजेक्ट को बनाएं, है ना। उसके बाद जो है वो आप अपना जो इसका प्रिंट आउट निकालें या जैसे आप करना चाहते हैं वो करें, ठीक है। एंटर एम्प्लॉय कोड, तो एम्प्लॉय कोड मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, अच्छा सैलरी डिटेल्स अपडेट करनी है गौरव की, है ना। मैं बोल रहा था आपको कि मैं जो बाकी के एम्प्लॉयज़ बचे हैं उनका भी अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो वो देखो एम्प्लॉय कोड है गौरव का 2, ठीक है। नेम है गौरव और ईयर है 2020, मंथ है नवंबर, ठीक है। वर्किंग डेज है मान लो 25 डेज वर्क किया है और टोटल डेज है 30, गॉट इट। तो यहाँ पर जो डिटेल्स अपडेट हो चुकी है चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स शो हो रही हैं, क्लियर है इतना। 2 कोड डाला तो देखो पर्सनल डिटेल्स आ गई, जितने एम्प्लॉयज़ मेरे ऑफिस में काम करते हैं।
अब आप कहो कि ये ठीक है, जगन का ये क्या कहते हैं, जो ये ज्वाइनिंग डेट नहीं है, दैट इज नॉट ज्वाइनिंग डेट, ये पर्सनल डिटेल्स वाली टेबल है ना। तो पर्सनल डिटेल्स वाली टेबल में हाँ ये बर्थ डेट है ना, ये जो बर्थ डेट किस फॉर्मेट में है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने स्लैश लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। गॉट इट। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ऑफिस डिटेल्स सारे एम्प्लॉयज़ की शो करके। तो देखो 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ऑफिस डिटेल्स अपडेट हो चुकी हैं, है ना, और 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी डिटेल्स भी अपडेट हो चुकी हैं। गॉट इट। तो गौरव की जो नवंबर मंथ की जो सैलरी आई है 25 डेज वर्किंग पर, वो ये 33,333। कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, ठीक है। और ऑलरेडी जो न्यू एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल ऐड करना या न्यू एम्प्लॉय की ऑफिस डिटेल ऐड करना या किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स ऐड करना, वो आप सीख चुके हो। क्लियर। तो प्रोजेक्ट देख लो, कोडिंग में आपको एक बार शो कर देता हूँ बिगिनिंग से, ठीक है। ये है, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, है ना, ताकि अब आपको लिखना हो तो आप क्या कर सको, बड़ी इजीली लिख सको। कुछ नहीं है, पहले डेटाबेस को कनेक्ट करा, 6 फंक्शन बनाए, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया और लास्ट में मेन फंक्शन कॉल करा इधर। गॉट इट। पूरा एग्जीक्यूशन। यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं कोई टास्क एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो वापस ये आ जाता है। वो क्यों आ जाता है ये भी समझा चुका हूँ, क्योंकि हर एक जो फंक्शनैलिटीज है उसके लास्ट में मैंने मेन फंक्शन को कॉल करा है ना। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब देखो एसक्यूएल में क्या काम किया था। एसक्यूएल में हमने 3 टेबल बनाई थी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि या तो पाइथन की किसी अलग से एक स्क्रिप्ट लेकर 3 टेबल्स बना लो या डायरेक्ट एसक्यूएल में एग्जीक्यूट कर दो। तो जो आप अपना प्रोजेक्ट की जो फाइल बनाओगे ना, उसमें भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये ऑफिस टेबल, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑफिस टेबल में ये 5 कॉलम है और ये एग्जीक्यूट करा। पर्सनल टेबल जिसमें 4 कॉलम्स हैं, सैलरी टेबल जिसमें हमारे 7 कॉलम्स हैं। गॉट इट। उसके बाद आप क्या करोगे कि ये वाली जो कोडिंग है वो ये कोडिंग लिख दोगे। क्लियर। और मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ हर एक फंक्शन का, हर एक चीज़ का, कि यहाँ पर मैंने कौन से फंक्शन को किस टास्क के लिए यूज़ करा है, ताकि अगर मान लो आपका कोई जो एग्जामिनर है वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली जो है वो इसका आंसर भी कर पाएंगे, है ना, आंसर कर पाएंगे ना इजीली। और एक चीज़ और कि आप खुद इसको बना के प्रैक्टिस करिएगा। और अभी ये वाली जो फाइल है, अगर आप, मैं चाहूँ तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, पर उससे होगा ये कि आप जो है ना वो क्या करेंगे, मैं जानता हूँ आप क्या करेंगे कि बिल्कुल वो जो फाइल मैं दूंगा वो आप डाउनलोड करके, है ना, पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे और उसकी फोटोकॉपी निकाल के प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। ज़्यादातर ये स्टूडेंट करेंगे, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो खुद भी ये प्रोजेक्ट बनाओ और आप सीखो, क्योंकि मेन जो आप जो पढ़ाई है वो उसका जो मेन जो है वो यही है कि आपको सीखना आना चाहिए, खुद करना आना चाहिए। इस ट्यूटोरियल के ज़रिए जो मेरा वो मकसद था वो यही था कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। और भी कई प्रोजेक्ट है, चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, काइट है ना, एक कोडिंग असिस्टेंट है, बहुत बेहतरीन फास्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसको। और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज़ हो सकता है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे डाउनलोड करके चेकआउट